बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 1 के सेकंड पार्ट में हमने देखना था कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं और उन जो किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है उसको एक्सप्रेस करने का ये एक तरीका है जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो मुतय्यन करते हैं। मसलन अगर किसी मेजरमेंट के अंदर हमें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में मैंने ये आपको समझाया था कि किस तरीके से हम जब मेजरमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। और इस रिकॉर्ड में यहाँ पर ये देखें, ये 2 जो है ये डाउटफुल है क्योंकि ये 2.5 से लेकर के 3.25 3.15 से लेकर के 3.25 के दरमियान कहीं पे वैल्यू होगी। अगर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है 3.2, और इसी तरह अगर हमने 3.3 रिकॉर्ड किया हो तो इसका मतलब है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो 2.25 से लेकर के 3.35 के दरमियान कहीं पर है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो ये 3 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल किया गया है क्योंकि ये जो लास्ट डाउटफुल डिजिट है, इस 3 के बारे में तो कोई डाउट नहीं, ये करेक्टली नोन है या एक्यूरेटली नोन डिजिट है, लेकिन ये जो 3 है ये डाउटफुल है। तो किसी भी मेजर्ड वैल्यू में जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद होती है उसमें सबसे पहले तमाम एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं और फिर फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर को यूज़ करते हैं प्रिसिशन एक्सप्रेस करने के लिए। मसलन जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है उसमें हम अगर मीटर रॉड से जिसमें मिलीमीटर हैं तो हम ये रिकॉर्ड करेंगे 3.2 सेंटीमीटर, हम ये नहीं रिकॉर्ड कर सकते 3.25 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर हम 3.25 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारी मेजरमेंट के लिखने की जो रूल है उसके मुताबिक अगर ये जो लास्ट वाला डिजिट होता है ये डाउटफुल होता है। अब इसमें 2 हमने डाउटफुल डिजिट डाल दिए हैं, 2 भी और 5 भी, इसलिए ये नहीं लिख सकते और ये लिख सकते हैं क्योंकि इसमें डाउटफुल डिजिट 1 है यानी 2 है। अब अगर हम ये कहते हैं नहीं हमें एक्यूरेटली नोन है ये हमारी वैल्यू, तो उसमें डाउटफुल ये होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि किस तरह से हमें पता चला कि एक्यूरेसी को हम इससे सिग्निफिकेंट फिगर से डिनोट करते हैं। मसलन अगर इसमें हम इस क्वांटिटी में हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ किया ये वाली क्वांटिटी 3.25 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जिसमें जो हर मिलीमीटर है फर्दर 10 में डिवाइडेड है, क्योंकि जब फर्दर 10 में डिवाइड करेंगे तो फिर ही ये वाला जो लास्ट डिजिट है ये डाउटफुल होगा और ये एग्जैक्टली नोन होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से किसी भी मेजरमेंट की जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमें बताते हैं कि वो कितनी एक्यूरेट है। बाकी एस्टिमेट्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है कि किस तरीके से आपने कोई भी अगर एरर है किसी जगह के ऊपर या कोई और उसमें किसी किस्म का कोई वेरिएशन है तो फिर उस सूरत में किस आर्डर की वेरिएशन है उसके लिए एस्टिमेट्स और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है
वो यूज़ किया जाता है। अब हम आ जाते हैं वेक्टर्स के ऊपर। वेक्टर्स के बारे में आप लोगों को ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन है, और मैं सिर्फ यहाँ पर ज़रा रिव्यू करने के लिए थोड़ा सा 2-4 मिनट की डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। और उस 2-4 मिनट की डिस्कशन में बस सिंपल यही बताना है कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, और वेक्टर्स जो हैं उनमें उनके कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, एक्स कंपोनेंट क्या होता है, वाई कंपोनेंट क्या होता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एफएससी से लेकर के आज तक आप सीख रहे हैं। और अगर वेक्टर्स के कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हों तो उनसे हम वेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। यूनिट वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मेरा ख्याल वो सारी बातें हैं जो ऑलरेडी आप जिससे फैमिलियर हैं किसी न किसी तरीके से। फिर ये स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट में रिज़ल्ट एक स्केलर होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर रिज़ल्ट एक वेक्टर होता है। स्केलर प्रोडक्ट का फिज़िकल मीनिंग ये है कि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है, दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन होता है या कंपोनेंट होता है पहले वेक्टर की डायरेक्शन में। ये यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने शो किया हुआ है, आप ये देख भी सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यानी ए वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी ये है, और बी वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए ये है। तो इस तरह से ये फिज़िकल इंटरप्रिटेशन कहलाई कि ए डॉट बी जो है एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का स्केलर प्रोजेक्शन पहले पर उनका आपस में प्रोडक्ट होता है। इस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है कंपोनेंट्स की फॉर्म में। जल्दी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास शॉर्ट हैंड फॉर्म है इसकी। इसी तरह ये वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर होता है रिजल्टेंट, तो यहाँ पे उस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड लिखी है फ़िलहाल C = AB sin of थीटा। और फिर हम उसके साथ जो है वो डायरेक्शन को एसोसिएट करेंगे इसी वेक्टर की। तो वहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट था अलोंग द अदर वेक्टर, यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द अदर वेक्टर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द अदर वेक्टर है। और ये हमें पता है क्रॉस B = -B क्रॉस A। ये कुछ यूनिट एंगल आइडेंटिटीज़ हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स है, और शॉर्ट हैंड नोटेशन में हम ये कंपोनेंट्स जो हैं वो इस तरह और इस तरह लिख सकते हैं। मेरा ख्याल ये सारी बातें ऑब्वियस हैं आप लोगों के लिए। अब हम ज़रा इसके लिए प्रैक्टिस MCQs वगैरह जो इस चैप्टर में हमने स्टडी करने हैं उनके लिए कर लेते हैं। कोशिश करेंगे कि छोटी स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम जो हैं शॉर्ट MCQs हैं उनको डिस्कस कर लें। ये पहला MCQ है मेजरमेंट के चैप्टर में से। The SI standard of time is based on the daily rotation of Earth, the frequency of light emitted by Krypton KR86 है, a yearly revolution of the Earth about the Sun, a precise pendulum clock, none of these। तो यहाँ पे उसने सही ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज दिया हुआ है। ये अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ द मैटर है, उसके मुताबिक इनमें से कोई भी स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता, जो यहाँ पे चारों उसने मेंशन किए हैं। तो इसलिए पांचवा जो है ये करेक्ट हुआ। नैनो सेकंड इज़, ये तो प्रीफिक्सेस का यूज़ है, आपको पता ही है। नैनो जो है वो 10⁻⁹ होता है,
तो इस तरह ये सिंपल है। बाद में बहुत सिंपल भी आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, फिर भी हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि उसमें सिंपल भी मौजूद हों, कॉम्प्लिकेटेड भी मौजूद हों। और पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे आइडियाज़ को लेकर के चलना है ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह से हम गैस कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट टू द यार्ड इन लेंथ। यार्ड 0.9144 मीटर के बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। SI बेस यूनिट फॉर मैस इज, ये सिंपल है, आपको पता है इसका, ग्राम भी इसका पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज अबाउट अ पाउंड, कहता है कि इसमें से जो मैसेज दिए हुए हैं कितना मैस जो है जो कि एक अमाउंट के इक्विवेलेंट या उसके बराबर होता है, तो ये ½ kg है। ½ kg से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आमतौर पे जहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस हों कि उसमें ½ kg ही हो, तो फिर उसमें वही वाला ऑप्शन जो है वो अच्छा। अब इसने इसका करेक्ट आंसर जो है वो 50 दिया हुआ है। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसके बारे में तो मेरा ख्याल आप लोगों से क्या बात करनी है, आप सबको ये मल्टीप्लिकेशन का पता होगा। अगर कोई मसला हो तो फिर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मामले में ऐड करने के लिए थोड़ा सा बता दूं, आमतौर पे लोग इसके बारे में कन्फ्यूजन करते हैं कि जब आपने किसी नंबर को ऐड करना होता है तो सिंपली सबसे पहले आप उनकी पावर्स को सेम कर लें और फिर जो पावर्स के साथ फैक्टर्स होते हैं उनको आप ऐड कर दें सिंपली। तो मौजूदा सूरत हाल में भी 10⁵ था, 10⁶ था। हाँ, दूसरी बात यह है कि इसमें असल में यहाँ पे ऐड करने के लिए उसने सिग्निफिकेंट फिगर के हवाला से जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर के हवाला से, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर के हवाला से इम्पोर्टेंस है जिसमें आपने रूल यूज़ करने। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसके करस्पॉन्डिंग फाइनल रिज़ल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, और जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है उसमें डेसिमल प्लेसेस का ताल्लुक़ होता है। तो डेसिमल प्लेसेस के हवाला से यहाँ पर बात आपने करनी। यहाँ पे अभी देखिएगा कि इसमें क्या बनता है। जब इसको 10⁶ करेंगे तो ये 5.0 था, तो जब आप 10⁶ करेंगे तो वो इधर चला जाएगा, 0.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो ये फिर आपके पास है 3.0 + 0.5, तो ये 5 और ये 3, तो 3.5। इस तरह ये सूरत हाल है इसकी। इसी तरह ये डिवीजन में भी है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ये भी सबको पता है, इसमें 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, ये 0 सिग्निफिकेंट होता है। अगर आपने उसको उस तरफ जो है वो काउंट करना है, यानी लिखा हुआ है अगर आपने, तो वो सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन ये कौन सा 0 सिग्निफिकेंट है ये बाद दफ़ा इंस्ट्रूमेंट के हवाला से भी डिसीजन किया जाता है उसका, लेकिन आपको यहाँ पे अभी सादा ही पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। जिस तरह इसमें भी है, इसमें ये मैंने कुछ कैलकुलेशन की हुई है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप रोक के इस वीडियो को कि ये 8.6 है। इसमें 4 को राउंड ऑफ करना है। 4 < 5 है तो उसको राउंड ऑफ किया, वो ऐसे आ गया। उसने ये सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं यहाँ पे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है 8.64, लेकिन आंसर क्या होगा 8.6। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर भी 2 हुआ। तो इस हवाला से 8.64 जो है वो उसकी वही बचेगा
उसमें से राउंड ऑफ करेंगे और वो 8.6 ही बचेगा। इस तरह ये भी कुछ कैलकुलेशन है, ऐड करना है। 1 माइल इज इक्विवेलेंट टू 1609 माइल मीटर, सो 50 मीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो है वो हमने उसको उसके इक्विवेलेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें मैंने ये किया हुआ है, माइल्स पर आवर जो है इसको 55 से मल्टीप्लाई के 360 और ये राउंड ऑफ किया है तो ऑलमोस्ट 25 बनता है। ये मैंने बीच में से कुछ अपनी तरफ से ज़ीरो लगा दिए ताकि अंदाज़ा हो जाए कि 55 था उसको 60 कर दिया, ठीक है ना, ताकि, और ये 609 था उसको मैंने 600 पूरा कर दिया ताकि हाथ से कैलकुलेशन करनी आसान हो जाए और बाद में फिर अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने एक फैक्टर को 09 यानी यूनिट प्लेस के ऊपर कम किया और एक फैक्टर को मैंने 5 जो है वो बढ़ा दिया यूनिट प्लेस के ऊपर। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये आ गया। अब नेक्स्ट है आपके पास ये वो रेडियस वाला है, वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी क्या होगी, रेडियस 1.67 है तो अनसर्टेनिटी का कैसे सिग्निफिकेंट फिगर के थ्रू यहाँ पे डिसाइड की जाएगी। तो 1.7 को का क्यूब आपने लेना है, ज़ाहिर है उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो ज़्यादा आ जाएंगे, यानी उसमें, अच्छा एक और भी बात याद रखनी, इसमें मीटर में भी क्यूब कन्वर्ट किया हुआ है। सबसे पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, यानी ये 10⁻⁻² आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा। जब आप इसका क्यूब लेंगे तो ये -6 हो जाएगा 10⁻⁻6, ये तो अलहदा हो गया, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 1.7। अब मुझे पता नहीं इस तरह का कैलकुलेटर का मेरे ख्याल वहाँ पे इतना करना नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई सिंपल नंबर वो दे सकता है जो आप हाथ से कर सकते हो, तो इसलिए आइडिया होना चाहिए इसका भी ना। सरफेस एरिया में भी फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि पीपीएससी के एग्ज़ाम में ना आमतौर पर इस तरह के छोटे ट्रिक्स जो हैं, बहुत हाई फाई फिज़िक्स नहीं इस्तेमाल होती, ये छोटे ट्रिक्स इस्तेमाल होते हैं। तो वही ट्रिक्स हम यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह ज़रा लंबी स्टेटमेंट वाले जहाँ जिसमें आपका कैलकुलेटर का ज़रा इस्तेमाल हो, वो ज़रा मैंने फिर छोड़ दिए हैं इसमें। देखें, अ क्यूबिक बॉक्स विद द एज ऑफ एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर हैज़ द वॉल्यूम ऑफ, इसको भी उसने मीटर में पहले चेंज किया है और उसको फिर उसने कन्वर्ट किया है उसमें। तो ज़ाहिर है इसमें तो बी ऑप्शन बनना है, 1 सेंटीमीटर को जैसे अभी मैंने आपको बताया 10⁻⁻² लिखेंगे तो इस तरह से ये चल जाएगा। फिर ये कुछ उसने किया हुआ है, ये वैसे अंडरस्टैंडिंग से ही हो जाता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं उसको। जैसे a = BC है तो a की डायमेंशन उसने बता दी है और c की डायमेंशन b बता दी है, तो कहता है कि b की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप डायमेंशन दोनों तरफ पूरी करनी होती है। तो a की डायमेंशन है L/m, b की डायमेंशन हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, ये अननोन डायमेंशन है यहाँ पे अभी, और इस तरफ जो है वो L/t जो है वो c की डायमेंशन है। अब आप गौर करें कि यहाँ पे हम क्या पुट करें कि आंसर जो है वो L/m आ जाए, ठीक है ना। तो L/m आने के लिए ये प्रोडक्ट आपस में, ये डायमेंशन आपस में प्रोडक्ट हो रही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे b और c मल्टीप्लाई हो गया, L/m और L/t मैंने यहाँ c की जगह लिख दिया, b की जगह अब यहाँ पे क्या लगाएं, आप गौर करें ज़रा, यहाँ पे मुझे क्या लगाना चाहिए, t/m, तो इससे ही बाकी बचेगा ना, t से कैंसिल हो जाएगा, बाकी L/m बचेगा। तो इस तरह जो है वो आपके पास डिसीजन। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पीपीएससी में एक्सपेक्टेड हैं, और ये थोड़ा सा लेंथी है, इसको वैसे मैंने सॉल्व कर दिया है, या पॉज करके देख लें, इसमें भी पता चल जाता है, लेकिन वो 1 मिनट के एतबार से थोड़ी है, लेकिन ये है हाथ से सारी कैलकुलेशन फ़ौरन हो जाती है, वैसे 1-1.5 मिनट लग जाएगा इसमें। तो इस तरह
ये कुछ क्वेश्चंस थे जो उसमें उस हवाला से किए गए, और वेक्टर्स के हवाला से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि हमारा मौजूदा सूरत हाल में वेक्टर का भी उस पार्ट था इस चैप्टर में, तो वेक्टर के पार्ट से भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 कैन नॉट बी एडेड टू अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के उसने पूछा है कि अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 कैन नॉट बी एडेड, यानी नहीं ऐड किया जा सकता एक वेक्टर में जिसकी मैग्नीट्यूड 4 हो, इस तरह से कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड इनमें से कोई एक हो। यानी अगर तो अब आप इसको ना थोड़ा सा, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इसमें तफसीलन आपके साथ शेयर करता हूँ इसको, ताकि आप सही तरीके से वहाँ पे डिसाइड कर लें। पहला तो मैं आपको असूल बता दूँ कि अगर एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड 4 है, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 7 हो सकती है रिजल्टेंट की, और मिनिमम मैग्नीट्यूड 1 हो सकती है। अब देख लें, उसने इसीलिए यहाँ पे 1, 3, 5, 7 यानी सारे इसके इन बिटवीन रख दिए हैं। अब उसने क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि कैन नॉट बी एडेड, ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा अभी इसमें? तो आप ये तो ऐड करेंगे, अगर 3 और 4 ऐड करेंगे तो इनमें से तो तीनों बी सी डी ई पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। अब रह क्या गया? रह गया 0। अब 0 में आप इसको ऐड कर देंगे तो फिर इनमें से कोई रिजल्टेंट जो है वो पॉसिबल बनेगा, और वो क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ अपना क्या उसे कहते हैं 0, और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, कैन नॉट बी एडेड। दूसरा है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 वेक्टर 25 द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम माइट बी का मतलब ये अभी जो बताया आपको बताया, तो ये क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 45 हो सकती है, कम से कम 5 हो सकती है, या इसके इन बिटवीन। अब उसने ये देखें, गौर करें ज़रा, 47 लिखा है और 45 लिखा है और 3 लिखा है, कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, और 0 भी नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं। डिफरेंट मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स चाहे वो पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, इवन भी उनका सम जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो इस तरह ये ट्रिक्स होते हैं। तो आपने ये ट्रिक्स, ये सादा है, अच्छा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसमें। उसने कहा कि इफ़ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। असल में होता ये है कि जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का फॉर्मूला असल में ये होता है, ठीक है ना। अब देख लें, अगर मैं इधर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लूँ तो उस तरफ का स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो उस सूरत में आप देखें क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे ये फैक्टर 0 होना चाहिए, तो cos 90 जो है वो 0 होता है। तो इस वक्त में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इसको ज़रूर लाजमी तौर पे आप देखिएगा। तो ये पॉसिबिलिटी, ये फार्मूला जनरल आमतौर पे स्टूडेंट्स को नहीं, उनकी नज़र से नहीं गुजरता। जो हमारे पहले भी PPSC के स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी नज़र में तो होगा, क्योंकि उनको ये समझाई हुई थी बात। लेकिन खैर अब आप दोबारा से इसको ज़हनशीन कर लें, तो इसमें कोई भी नहीं है ऐसा, तो फिर नन ऑफ द अबव जो है वो ट्रू वाला ऑप्शन होगा। इस तरह ये यहाँ पे है a प्लस बी इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड, यानी अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करें तो सिंपली उनकी मैग्नीट्यूड को ऐड करना कब होता है? तो उसमें a और b जब पैरेलल होंगे और इन द सेम डायरेक्शन होंगे, यार अपोजिट डायरेक्शन में तो मैग्नीट्यूड माइनस होती हैं, तो इस तरह से ये है। दूसरा, इसमें भी उसी तरह का रूल है, लेकिन अब ये दो वेक्टर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया और उनकी मैग्नीट्यूड कहता है उनकी मैग्नीट्यूड का सम हो, तो उस सूरत में फिर ये जो मैग्नीट्यूड है, आप कोई वेक्टर ले लें, तो किसी भी डायरेक्शन में आप ले लें, तो फिर आप देखेंगे कि इस तरह की ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, लेकिन सिर्फ उसी वक्त होती है जब वेक्टर a और b पैरेलल हों और अपोजिट डायरेक्शन में हों, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह, हाँ, आपने जो पॉइंट यहाँ पे गौर करना है वो पॉइंट ये गौर करना है कि इन दोनों में ये असल में a माइनस बी, ए वेक्टर लिया है, बी वेक्टर लिया और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके मैग्नीट्यूड उसकी ली है, और मैग्नीट्यूड लेकर के
उसने कहा कि इट मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो उस सूरत में फिर ये पॉसिबल है कि बी जो है वो ए के बराबर हो। ये कंडीशन फिर इस तरफ जब आएगा ए प्लस बी हो जाए। इस तरह नेक्स्ट है ये वाला भी, इसमें भी कंडीशन उसने ये ट्रू की हुई है कि उनकी रेशोज़ फिर बराबर होंगे, ए वाई ओवर ए एक्स और बी वाई ओवर बी एक्स। ये सूरत हाल है, ठीक है ना। उनकी रेशोज़ फिर आपस में कहता है उन दोनों वेक्टर्स की रेशो आपस में बराबर हो जाए, क्योंकि प्रोपोर्शनल हो गए ना दोनों वेक्टर। जब ये प्रोपोर्शनल हो गए हैं तो एक वेक्टर दूसरे का स्केल जो इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। तो जब इंटीग्रल मल्टीपल हों तो फिर उस सूरत में क्या होता है, उनकी रेशोज़ जो हैं वो उसकी कंपोनेंट्स की इक्वल निकल आती हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन फिर भी मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है कि x if the x component of a vector a in xy plane is half as large as magnitude of the vector, the tangent of the angle between the vector and its x axis is। अब उसने जस्ट जो है ना x कंपोनेंट आपको बताया, क्योंकि टेंजेंट जो होता है ना किसी भी वेक्टर का वो परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो इस तरह से ये मैंने सामने आपको, ये वेक्टर है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है। इस अगर राइट ट्राइंगल हम कंसिडर करें तो ये हाइपोटेन्यूस है, ये जो है वो आपके पास बेस है, ठीक है, और ये है परपेंडिकुलर, ये ठीक है ना। तो वो अब उसने हमें एक्स कंपोनेंट जो बताया है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है, ये एक्स ये वाई प्लेन में वेक्टर है। तो इसमें उसने कहा कि एक्स कंपोनेंट जो है वो हाफ एज लार्ज एज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का आधा है, ठीक है ना। तो फिर टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो उसमें उसने कहा कि ये डी ऑप्शन है। तो आप क्या करेंगे, आपको असल में ये चाहिए ए वाई ओवर ए एक्स। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली ए वाई फाइंड आउट करने के लिए आप उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये ए वाई स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। तो उसमें फिर आप ए की मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड उसका हाफ है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें हाफ रख के, ठीक है ना, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करें हाफ रख के, और डिनोमिनेटर में से वो एक्स जो है वो यहाँ इधर कर लें। अगर वेक्टर फिर 2 टाइम होगा, यानी ये जो होगा 2ax का स्क्वायर माइनस ax का स्क्वायर। आप आपके ये करें कि इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लें और उसको कट कर दें, ठीक है ना। कट करने के बाद जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3.2 ही बाकी बच जाएगी। इसी तरह फिर a है, a वेक्टर है, ये सिंपल है, 4a की मैग्नीट्यूड, मतलब आप पहले वेक्टर को 4 टाइम जब करेंगे तो या फिर आप मैग्नीट्यूड जो है वो आप, हमें पता है सिंपल एफएससी में ये पढ़ा था कि अगर वेक्टर ए है आपके पास और एन ए वेक्टर जो है एन टाइम उसकी मैग्नीट्यूड हो जाती है। तो इसका मतलब सादा तरीका ये है कि सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें। तो वो कितनी है, 36 है प्लस 64 है 100, आसानी है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन पहले आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो इसमें डी ऑप्शन 440 वाला आपके पास आ जाए, ठीक है ना। इसी तरह ये मैग्नीट्यूड वाला है, सिंपल है, ठीक है ना। ये उसने फिर वेक्टर की मैग्नीट्यूड दे दी है, ये उसका एक्स कंपोनेंट देता है, एंगल विच मेक, इसमें आप cos थीटा यूज़ करें, ठीक है ना। अब cos थीटा जो है ना वो यूज़ करके फिर आप थोड़ा अंदाज़ा कर सकते हैं cos की वैल्यू से। cos की वैल्यू जो है वो इस तरह से है, अगर तो cos 0 जो है वो 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, cos 90 जो है वो 0 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर एंगल एक तो पॉजिटिव नंबर रहेगा, जिस तरह होता है ना cos इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री और cos इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो कॉस है उसकी आर्ग्यूमेंट में नंबर 0 या 1 से के दरमियान कहीं आएगा तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सा एंगल होगा। मसलन अगर आप कॉस 1/2 अगर आ गया तो इसका मतलब है ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमें अंदाज़ा है कि हमारा जो आंसर है वो 1/2 से बड़ा है या 1/2 से छोटा है। अगर बड़ा है तो फिर वो 45 से बड़े वाला जो एंगल में ऑप्शन होगा वो, अगर छोटा है तो छोटे वाला ऑप्शन होगा। फिर दूसरा आगे फिर इसने ये दो क्लोज वैल्यूज़ भी ली हैं। फिर आपने थोड़ा सा और प्रिसाइज अपने आप को करना होगा कि 1/2 से कितनी ज़्यादा क्लोज वैल्यू है उसकी, यानी इंक्रीजिंग क्लोज है या डिक्रीजिंग क्लोज है। तो फिर उस सूरत में आप इसे, और ये ई वाला तो कल हो नहीं सकता 241 वाला, ये थोड़ा सा इसमें ये ट्रिकी है। उसने दो वैल्यूज़ क्लोज दे दी हुई हैं। अगर ये दो वैल्यू क्लोज ना देता तो फिर तो सिंपली इससे अंदाज़ा हो जाना था इस रिलेशन से। इसी तरह फिर ये है, इसमें भी वो टेंजेंट आप यूज़ कर लें। उसने एंगल पूछा हुआ है तो 5/9 देख लें कहाँ पे बनता है, इसकी वैल्यूज़ कहाँ पे बनती है, टेंजेंट के हवाला से इसको देखिएगा। और इसी तरह भी ये है एंड सो ऑन। ये सिंपल है। अगर कोई और इसमें ये डॉट प्रोडक्ट वाला आ गया है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स हैं, तो इसमें एंगल के लिए उसने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी हुई है। ये वो एफएससी वाला फार्मूला बड़े आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी, और बड़े आराम से आप 1 मिनट में ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके इस तरह से आप बता सकते हैं। इसने डी ऑप्शन बताया, ज़ाहिर है आप ए डॉट बी कैलकुलेट बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। और भी हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए किताब सर ने आपको भेजी हुई होगी। अब ये लंबी होती जा रही वीडियो तो मैं इसलिए ना यहाँ पे अब छोड़ूंगा। इसके ये वाला सबको ट्रिक याद है कि इस तरह आपने राइट साइड पे अगर जाना है तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और आई के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। और अगर उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव वाले सारे प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा होगा। जैसे अब ये के क्रॉस आई है तो यहाँ से देखें के क्रॉस आई जे के बराबर है और के डॉट जे ऑब्वियसली 0 होता है। तो हमें इस तरह से अंदाज़ा हो जाता है। इस तरह ये है, आपके पास जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के ये भी इस तरफ कोई है तो ये भी पॉजिटिव होगा, जे क्रॉस के आई होगा, आई डॉट आई 1 होता है तो +1 आ जाएगा इस तरह, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर कोई मसला हो मज़ीद तो फिर भी आप इसमें मेरे साथ जो है वो शेयर